हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है पीपी से सारे और प्रीलिम्स के इस बूस्टर सीरीज में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये आज का लेक्चर नंबर हमारा जो है 18 है। जो साथी ने उनको बता दी एक बार, ये बूस्टर सीरीज के नाम से ये कंप्लीट सीरीज एक चली थी, जिसमें हम लोग कंप्लीट जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से मैं फिर से बता दूं कि आपको यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट आपको एक निचोड़ शॉर्ट नोट्स यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और बता दें, इसके पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है जो मैं आपको बता दूं कि आप जो एग्जाम्स की डेट आ गई है तो एकदम लग जाएगा, रेगुलर क्लासेस आएंगी और सारे क्लासेस को आपको मिस नहीं करना है, जिसमें आपको एक अलग से टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। दृष्टि का हो, अध्याय का हो, सारे की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही एक बार जाकर प्लेलिस्ट आप देखिए और वहाँ से कंप्लीट इन टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कीजिए। उसके साथ साथ यूपी स्पेशल की एक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कंप्लीट। इसके अलावा आपको यूपी स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो इस क्लास को आप मिस ना कीजिएगा, इसको कंप्लीट कीजिए। और ये बूस्टर सीरीज का एक जो मैराथन क्लास है, जो साथी नए हैं, नए जुड़े हुए हैं, उनके लिए बता दें ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देख डालिए, यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रीलिम्स से प्रश्न देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर की बात करें तो दृष्टि मैगजीन की कंप्लीट आपको यहाँ पे मैराथन मिल गई है। उसके साथ साथ इस पे जो है एमसीक्यू की क्लासेस आ रही हैं और एमसीक्यू क्लासेस अभी और भी आने वाली हैं, है ना। और आपके जो डाउट्स हैं, जैसे ये देखेंगे शॉर्ट रिवीजन नोट से रिलेटेड, तो ये सारी की सारी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ना। और ये कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास योजनाओं से हर बार 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट ढूंढिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे सरकारी योजनाओं को कर डालिए, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ ही बता दें, जो भी आपके डाउट्स हों, ठीक है, उनको आप क्या कीजिए, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, वन बाय वन करके देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ से हम लोग बात करने वाले साथियों, देखिए पॉइंट है कि भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण कुल घटनाक्रम है, उन सारे घटनाओं को यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो सबको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके आपको वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से जब परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो 2-3 तरीके के प्रश्न बनेंगे। जैसे कि तो कोई इवेंट दे दिए डेट के साथ 4, उसको आपको मिलान करना हो, ठीक है। और दूसरा क्या पूछता है, दूसरा आपसे पूछेगा कि जो इवेंट है, घटना है, उसको दे देगा और कहेगा इसको इतिहास में जिस तरह से घटना घटित हुई है उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स, उनको यहाँ पे कोशिश किया गया कवर करने की। तो देखिएगा वन बाय वन करके। पहला पॉइंट है कि 1911, तो भारतीय इतिहास में जब 1911 की बात करते हैं साथियों, तो इसमें क्या क्या जब 1911 में हुए थे, वो सारे पॉइंट्स को देखिए एक साथ। पहला है कि किंग जो जॉर्ज हैं, किंग जॉर्ज जो प्रथम था, उनका भारत आना हुआ था, ठीक है। उसके बाद से बात, पहला पॉइंट ये। और दूसरा ये कि कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण, यानी जो पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, 1911 में ही आप देखेंगे दिल्ली में स्थानांतरण हो गया किसकी, भारत की राजधानी का। उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों, अधिवेशन अधिवेशन से कांग्रेस के सभी इंपॉर्टेंट है। सभी से मुराद ये है कि जिन अधिवेशन में कुछ ऐसी चीज़ें इवेंट हुए हैं, ठीक है, जो एक अलग अपना महत्व रखते हैं। जैसे कि ये 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ठीक है, कलकत्ता वाला, इसमें क्या हुआ, जनगण मनगढ़ जो है पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो जनगण मनगढ़ पहली बार कब गाया गया था, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता वाला था, उस टाइम ये गाया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको अलग पॉइंट से भी पूछ सकता है कि जनगण मनगढ़ जो है ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 वाले, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा कि बमरौली से इलाहाबाद भारत, ठीक है, बमरौली से इलाहाबाद। उसके बाद से भारत और विश्व में पहली बार जो है आप देखेंगे हवाई जो डाक टिकट है उसका आरंभ किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला जो ईयर 1919, ठीक, 1919 में अब देखिएगा यहाँ पर, अब आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ ईयर बीच में छूट रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको पहले यहाँ पे कवर किया जा रहा है, बाकी जो भी फिर अदर जो ईयर्स होंगे उसको अलग अलग पॉइंट्स में कवर कहीं ना कहीं इस पूरे सीरीज में कंप्लीट कर लिया गया है। तो 1919 की जब बात करेंगे साथियों, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 एक आता है, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट आता है। और इसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको आप एक बार स्टैटिक में जाके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के क्या क्या प्रावधान रहे हैं। उसके बाद से द्विशासन की शुरुआत होती है, ठीक है, डायर की जो लागू होता है 1919 से। रॉलेट एक्ट आता है आपका 1919, ये लागू होता है और इसको लेकर काफ़ी विरोध होता है। फिर आगे चल के आप देखते हैं कि जलियांवाला बाग जो है, त्रासदी जो होता है, जलियांवाला बाग कांड भी निकल के सामने आता है। तो सारी घटनाएं कब की हैं, 1919 की हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 1920। 1920 में क्या है कि खिलाफत जो आंदोलन है,
खिलाफत आंदोलन है, ये स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे जब बात करेंगे 1920 या फिर अन्य कोई ईयर, तो उसमें कोई और घटनाएँ नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम कुछ पॉइंट्स बनाए, पहले इन पॉइंट्स को देखिए, फिर फर्दर कोई पॉइंट रह जाता है तो उन सारे पॉइंट्स की भी कवर आगे नेक्स्ट क्लास में कर लिया जाएगा। ठीक है? यहाँ पर पहले एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। तो देखिए 1922 तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होती है, तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं चौरा-चौरी, चौरी-चौरा जो आक्रोश होता है, उसके साथ-साथ क्या होता है कि असहयोग आंदोलन का निलंबन किया जाता है, उसको बंद कर स्थगित कर दिया गया 1922 में। ठीक है? तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे शहर का नाम उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, ठीक है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1922 बात करेंगे 1928 की, ठीक है? 1928 की साइमन कमीशन जो है, उसका भारत का दौरा होता है और लाला लाजपत राय की उसी वर्ष क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1928, ठीक है? अगला देखिएगा 1929, 1929 की बात करेंगे साथियों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन रहता है लाहौर अधिवेशन। क्यों? यहाँ पर देखिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है? तो पूर्ण स्वतंत्रता की जब बात की गई तो वो लाहौर अधिवेशन था, है ना? 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1930 की बात करेंगे तो दांडी मार्च, उसके बाद से नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। बात करेंगे 1931, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई इवेंट है, जैसे गांधी इरविन समझौता होता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इसी वर्ष फांसी दी जाती है, तो 1931 आपको इसमें ध्यान रखना है। बात करेंगे 1935 की, तो भारत सरकार अधिनियम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ठीक है? जहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। 1935 जो है, इसका जो भारत के संविधान पर सीधा-सीधा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये 1935 का अधिनियम आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिएगा अगला पॉइंट, अगला जब हम देखेंगे तो 1942, 1942 के संदर्भ में क्या-क्या चीज़ें रिवीजन करते रहिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे यहाँ पे 1942, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन होता है, उसके साथ-साथ क्रिप्स मिशन का भारत दौरा होता है। 1940 एक देख लीजिएगा, अगस्त प्रस्ताव आता है। यहाँ के जो लगभग 42, 44 और 46 के आसपास के जो कुछ इवेंट हैं, और फिर वहाँ से 1928, 29, 30 और 31 के बीच के वहाँ के इवेंट्स को जो है, घटनाओं को कई बार जो है ना, अरेंज करने के लिए पूछा जा चुका है, तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। 1946 की बात करें, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, ठीक है? कैबिनेट मिशन का भारत का दौरा होता है, और 47 में जो है स्वतंत्रता और भारत का विभाजन 1947, 48 में 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तब भारत का जो है जो पाकिस्तान है, भारत पर क्या करता है, पहली बार हमला करता है, तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था 1948। बात करेंगे 1950 की, तो देखते रहिएगा 1950 में फिर क्या हुआ, भारत का जो गणराज्य बनता है 1950 में। 51 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना आती है, और दिल्ली में पहले एशियाई खेल का आयोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि भारत में जो है पहला एशियाई खेल जो है दिल्ली में आयोजन किया, जब पहले एशियाई खेल जो है दिल्ली में आयोजन किया गया 1951 में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अलग तरह से 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ है, ठीक है? जनरल इलेक्शन कब होता है, तो 1952 में। ये पॉइंट ध्यान रखिए, कई बार लगता है कि 1950 में जब संविधान लागू हो गया, तो उसी टाइम जो है 1950 में किस तरीके के चुनाव होंगे, लेकिन नहीं, तो जो आम पहला चुनाव है जनरल इलेक्शन की बात करेंगे, तो आपका 1952 में ये किया गया था। 1954 में बात करें तो भारत और चीन द्वारा पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण रखने वाला 1954 में। अब बात करेंगे 1956 की। 1956 में देखिएगा भाषाई आधार पर जो है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके भाषाई आधार या भारतीय राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कई सारे आयोग बने, फजल अली आयोग, ठीक है? और भी जो कमेटी बनी, उसकी रिकमेंडेशन क्या थी, तो वो चीज़ आप वहाँ से पॉइंट से रिवीजन कीजिएगा। फिलहाल वो आगे आएगा सारा पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, सारे के सारे कमेटी और रिकमेंडेशन। ऐसा नहीं कि वो आपको, अगर आप यहीं पढ़ लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बट यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक ऑर्डर में देख रहे हैं। बाकी सारी जो कमेटी का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारी कमेटी आगे आएंगे, उसके क्या रिकमेंडेशन है, वो सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस किए जाएंगे। 1957 की बात करेंगे तो मुद्रा में जो है दशमलव प्रणाली की शुरुआत की जाती है 1957, ठीक है? बात करेंगे 1959 की, इसमें देखिएगा नई दिल्ली में भारत की पहली टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई, ठीक है? पहली टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई भारत में, और 1961 में जो है पुर्तगाल से जो है गोवा की मुक्ति, ठीक है? पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया 1961, और 62 में जो है फिर से चीन का भारत पर आक्रमण, तो 1962 जो है भारत चीन का युद्ध देखने को फिर से मिलता है ना? तो 1962 वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। 64 देखिएगा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, और इस टाइम भारतीय जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक तरह से पॉलिटिकल वैकेंट रहता है कि उनके बाद से कौन फिर आगे प्रधानमंत्री बने, उतने लेवल का कोई फिर आदमी, है ना, सामने नेता उभर के नहीं आता है। तो 1964 के बाद से काफ़ी स्थिति ठीक है, डगमगाती है। उसके बाद से फिर आगे बढ़िएगा तो 1965 में उसके अगले ही साल भारत-पाक का एक युद्ध हो जाता है।
उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की फिर से मृत्यु हुई थी, जो प्रधानमंत्री बने रहते हैं, ठीक है, 1966 में इनकी मृत्यु। और 1969 में आप देखें तो फिर जब इंदिरा गांधी आती हैं तो यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे। यहाँ पे 1969 का इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, ठीक है, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1969 में आप देखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। उसके साथ साथ भारत के पहले परमाणु पावर स्टेशन जो तारापुर में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा 1971 की जब बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान युद्ध है ना। 1972 में देखिएगा शिमला समझौता और भारत एवं पाक द्वारा ये हस्ताक्षर किया जाता है। तो 1972 1974 में जो है पोखरण राजस्थान में 18 मई को जो है पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला परमाणु परीक्षण जो 1974 में किया गया भारत द्वारा, कहाँ पे? पोखरण, मेरा पोखरण राजस्थान में। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा 1975 में क्या इवेंट है? तो भारत जो है पहला अपना भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट के नाम से है उसको अंतरिक्ष में भेजा गया तथा देश में जो है आपातकाल की घोषणा की गई। तो 1975 भी कमेंट करके बताइए। करंट अफेयर क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल फिलहाल में जो है ना, इमरजेंसी दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो यही 1975 वाला जो इमरजेंसी लगा था, आपातकाल दिवस मनाया गया। हाल फिलहाल में किसी डेट को जो है मनाने की घोषणा की गई, उसको जरा कमेंट करके बताइएगा। 1977 की बात करेंगे साथियों, तो कांग्रेस ने केंद्र में पहली बार सत्ता को दी थी। ये पहली बार था देश की आज़ादी के बाद से, है ना। लगभग 1900 सरकार गठन होने के बाद से, 50 के बाद से, कि 77 में आके जो कांग्रेस थी पहली बार जो है केंद्र में अपनी सत्ता को होती है। और 1980 की अगर बात करें तो सत्ता में कांग्रेस की फिर वापसी होती है और 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। 1980 में कितने? 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। 82 की बात करेंगे तो रंगीन टेलीविजन आ गया। और भारत में उसके साथ साथ दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों का आयोजन हुआ कब? 1982 में। तो 1982 का भी आपको ध्यान रखना है कि 1982 में जो है 9वें एशियाई खेल का आयोजन किया गया 1982 में। 1984 फिर देखिएगा इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, जो प्रधानमंत्री बनी थी पीछे से अभी, ठीक है, इनकी मृत्यु होती है। और ऑपरेशन मेघदूत द्वारा भारतीय सेना द्वारा जो सियाचिन में ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये सारे इवेंट कब के हैं, घटनाएं कब की हैं? 1984 की, ठीक है। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु, ऑपरेशन मेघदूत, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बात करेंगे साथियों, आ जाएंगे हम 1991 में, ठीक है। 1991 में राजीव गांधी की यहाँ फिर मृत्यु होती है और भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ होती है, ठीक है। आर्थिक उदारीकरण जो है एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है, ये आपका 91 से स्टार्ट होता है। 92 में जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना और पंचायती राज की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज वाला ज़्यादा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, पंचायती राज की शुरुआत। और यहाँ से जो संबंधित है पंचायती राज का नाम आया, इससे संबंधित जो कमेटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप एक बार जाकर रिवाइज कर लेना है, ठीक है। बात करेंगे 1995 की, इसमें जो इंटरनेट का जो है भारत में प्रवेश होता है, इंटरनेट भारत आता है। और 1998 भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण जो है ऑपरेशन शक्ति के नाम से क्या किया था साथियों? तो 1998 में भारत में दूसरा इसका परमाणु परीक्षण किया जाता है। बात करेंगे 1999 की, 1999 की बात करेंगे तो करगिल युद्ध और पाकिस्तान का अटैक होता है। सन 2000 की बात करें तो भारत की जनसंख्या जो है 1 अरब पहुंच चुकी थी। कितनी? तो भारत की जनसंख्या जो है साथियों सन 2000 में कितनी पहुंच चुकी थी? 1 अरब पहुंच चुकी थी। उसके बाद से 2001 की बात करेंगे तो उसमें गुजरात में भूकंप आना और भारतीय संसद पर आतंकवादी जो हमला होता है लगभग दिसंबर के माह हुआ है ये गुजरात इवेंट, भूकंप का आना और भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला। 2002 की बात करेंगे तो गोधराकांड जो गुजरात वाला, एक बहुत चर्चा में था उस टाइम। 2004 में देखिए हिंद महासागर में सुनामी आई, ठीक है। 2004 की सुनामी, ये बहुत उस समय तबाही लाया था और चर्चा में था, ठीक है। 2004 का सुनामी। 2008 में जो चंद्रमा पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान पहुंचा, चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया 2008 में। इसके बाद से हम आ गए 2013 की अगर बात करें तो मंगल ग्रह की ओर जो है मार्स आर्बिटर मिशन मंगलयान भेजा गया। और 2014 में जो है केंद्र में जो है एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप देखें यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जहाँ पॉइंट बनते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक शॉर्ट में, मैं नहीं कहूँगा सारे पॉइंट्स को डिटेल में, क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए जो कुछ नाम है जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, इन सब में आपको जाकर डिटेल में आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो नहीं, सिर्फ हमने डेट यहाँ पे आपको एक कंप्लीट जो है एक पूरा ओवरव्यू आपको 1911 से लेके, है ना, जो जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 2014 तक में
आपको सारे के सारे डेट का एक बार रिवीजन करा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न बनता ही बनता है। पॉइंट है कि विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। तो जो प्रमुख जल संधियाँ हैं विश्व की जितनी भी हैं, यहाँ पे सारा आपको एक जगह इकट्ठा करके बता दिया जा रहा है। और यहाँ से पढ़ने के बाद से अब नहीं लग रहा कोई जल संधि छूटेगी। लगभग जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे सब के सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन करके देखिएगा। पहला जो यहाँ पे जल संधि है, बॉस की जल संधि, किसके किसके बीच में या किस सागर को जोड़ती है? तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो बॉस जल संधि, ये जल संधि है क्या, तो क्या करती है बेसिकली जो है, जो जलीय ये चीज़ें हैं उनको जोड़ती है और स्थल को क्या करती है, अलग करती है। तो जल संधि ध्यान दीजिएगा, तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ेगी। उसके बाद से अगला इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि की बात करें तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है, सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को आपस में जोड़ेगी। अगला पॉइंट है टोकरा जल संधि। कौन संधि? टोकरा जल संधि, ये जो है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगी, टोकरा जल संधि। ठीक, आगे बढ़िएगा। अगला एक जो जल संधि है, युकाटन की जल संधि। युकाटन जल संधि की बात करेंगे साथियों, तो ये जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ेगी युकाटन जल संधि। अगला है इसी क्रम में ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि क्या है? एड्रियाटिक सागर और, है ना, आयोनियन जो सागर है इसको ये जोड़ेगा। और मैं बता दूं फिर जो जल संधियां हैं यहाँ पे, तो आपको शॉर्ट नोट से मैं दे रहा हूँ, एक बार आप कोशिश कीजिएगा, मैप अपना ओपन कीजिएगा और सारे के सारे ऐसे जो लिस्टिंग है इन सारे को एक बार आप मैप के माध्यम से ज्योग्राफी वाले में आप इसके ऊपर मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट ये चीज़ें आपको याद हो जाए। नॉर्थ चैनल जल संधि की बात करेंगे तो आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको मैप देखने के लिए, जब आप मैप खुद से देखेंगे खोल के, तो वहाँ पे आपको 2 से 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा और उससे आपकी जो रिकॉलिंग मेमोरी है वो आपकी और स्ट्रांग हो गई। यहाँ पे सारी चीज़ अगर आपको ऐसे रेडीमेड दे दी जा रही हैं, थोड़ा सा वर्क कीजिए साथ में, और प्रीलिम्स आने तक जाने के साथ ही हो आपका इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जितने भी दिन बचे हुए हैं यहाँ पे जो भी आपको क्लासेस मिलेंगी, नो डाउट सारी क्लासेस आपको टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंट रहेंगी और वहाँ से आपको सीधे सीधे प्रीलिम्स से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा और जो भी क्लासेस आएंगी क्लास को मिस ना कीजिएगा। बात करेंगे अगली जल संधि, तो नॉर्थ चैनल बता दिया आपको, हरमुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में आपको देखने को मिलेगा हरमुज जल संधि। टॉरस की जल संधि की बात करेंगे साथियों, तो आराफूरा सागर और एजियन सागर। ठीक है, आराफूरा सागर और एजियन सागर के बीच में आपको देखने को मिलेगी टारस की जल संधि। और अगला है डार्डेनलीज की जल संधि, ये आपको मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच देखने को मिलेगा डार्डेनलीज की जल संधि। पासपोरस जो जल संधि है इंपॉर्टेंट रहेगा ये, काला सागर और मरमरा सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है। मकस्सार की जल संधि देखेंगे, मकस्सार की जल संधि की बात करें तो जावा सागर और सेलिबीज सागर के बीच में आपको देखने को ये मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बॉब अलमंडेब जो जल संधि है, बॉब अलमंडेब जो जल संधि है साथियों, इसकी बात करें तो लाल सागर और अरब सागर को ये जोड़ती है। कौन सागर? लाल सागर और अरब सागर को। अगला जो जल संधि है मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ेगी मलक्का जल संधि, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। बेरिंग जल संधि की बात करेंगे, बेरिंग सागर और चुप्पी सागर को जोड़ेगा, प्रशांत महासागर वाले बीच में एरिया में जो है बेरिंग जल संधि आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अगला जो जल संधि है साथियों उसको ध्यान दीजिएगा, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि क्या है कि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ थोड़ा सा और रह गया, उसको भी देख लेते हैं, ताकि ये वाला जो टॉपिक है आपका पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो जाए। अब इससे बाहर जो है हमें नहीं लगता कोई जल संधि आपको रहेगी जो इंपॉर्टेंट हो और इसमें आपको कवर ना हो। लुनोज की जल संधि की बात करेंगे तो देखिएगा दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर। ठीक है, दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ेगी। डोवर जल संधि की बात करेंगे साथियों, डोवर जो जो जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ेगी। क्या? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ेगी डोवर की जल संधि। बात करेंगे साथियों अगला जो है हडसन की जल संधि। हडसन की जल संधि की अगर हम बात करेंगे तो हडसन की खाड़ी, ठीक है, और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। ठीक है, इनका लोकेशन वगैरह फिर आप मैं एक बार कहूँगा देख लीजिएगा जरूर मैपिंग से। जिब्राल्टर की जल संधि इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी जिब्राल्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है, अगला जो जल संधि है वो कोरिया जल संधि, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के को जोड़ेगी ये कोरिया जल संधि। और इसके बाद से 2 और रह गया है, जैसे कि एक मैगलन की जल संधि है ना, प्रशांत महासागर
और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक बार रिकॉल हो गए होंगे, आई होप सो। और एक लास्ट वन है डेनमार्क की जल संधि, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ेगी ये जल संधि। साथ ही यहाँ देखिएगा जो भी आपको हमें लग रहा है 15, 20, 25 जो भी सारे के सारे जल संधियाँ हैं, ये एक साथ आपको यहाँ पे रिवीजन करा दिया है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ आपसे कि प्रॉपर जाके इन सबको ऐसे देखते एक साथ, एक बार लिस्टिंग आपको मिल ही जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जुड़ के आप मैपिंग के लिए इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सारा आपको कंप्लीट रिवीजन भी कराना है। तो महत्वपूर्ण जो कार्य है, टैक्स सुधार की समितियाँ, ये अलग अलग समितियों में हमें क्या ध्यान रखना है। पहली चीज़, समिति का नाम याद रखना, किस ईयर में आई है समिति, और उसके साथ साथ क्या रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन याद रहता तो ठीक है, लेकिन उसका डेट और किससे संबंधित है, किस ईयर में आई, ये पॉइंट हमको ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण टैक्स सुधार से संबंधित कुछ समितियां हैं, जिसमें पहली समिति की बात करेंगे, अघिया समिति 2016। अघिया समिति जो है 2016, सिफारिशें इसकी क्या थी, तो पूरे देश में एक समान जो है कर प्रणाली को लागू करने यानी जीएसटी लागू करने की बात की थी। अप्रत्यक्ष करों को जो है सरल बनाना और एकल कर ढांचा लागू करना, मतलब सिंगल टैक्स के बारे में बात की थी आज्ञा समिति 2016। अगला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल.के. झा समिति 1977, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। सिफारिश क्या किया था, तो इन्होंने भी जो है इस कमेटी ने सिफारिश की थी प्रत्यक्ष कराधान में सुधार किया जाए, है ना, और काले धन और टैक्स की चोरी को क्या किया जाए, रोका जाए, और उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। और बाकी जो भी अन्य रिकमेंडेशन थी, ये मेन पॉइंट्स से कमेटी की थी। एल.के. झा समिति 1977, ये आपको ध्यान में रखना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार यहाँ से भी कुछ कमेटियाँ उठा के और आपको मैच करने के लिए पूछ लेता है। नरसिम्हन समिति की बात करेंगे तो 1991 और 1998 दो बार ये अब बनी थी, दो बार इसकी रिपोर्ट मतलब आई। सिफारिशें क्या थी, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना और कर प्रणाली को पारदर्शिता लाना था। 2 पॉइंट्स इसके थे रिकमेंडेशन में, लेकिन 2 बार इसका है। एक बार नरसिम्हन समिति 1991, फिर से वही उन्हीं के नाम से कमेटी बनती 98 में। तो ये दोनों के दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इनकी सिफारिश जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए और जो टैक्स सिस्टम उसे पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था। अगला है केलकर समिति। क्या है केलकर समिति, सन 2002। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का जो है पुनर्गठन किया गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का पुनर्गठन किया गया केलकर समिति 2000 में 2002। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो आपका एक है वो ध्यान दीजिएगा, राजा चलैया समिति 1991। राजा चलैया समिति क्या है, तो राजा चलैया समिति 1991 जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार के बारे में इन्होंने बताया था, और जो भी ये फिर टैक्स सिस्टम उसको सरल बनाने के लिए और व्यापक बनाने के लिए किया था, और कर की जो दरें हैं उसको युक्ति संगत बनाने के लिए इन्होंने इस पे रिकमेंडेशन दी थी। तो ध्यान दीजिएगा, राजा चलैया समिति जो 1991, ये संबंधित आपका टैक्सेशन से, तो टैक्सेशन से 4-5 जो अभी हम आपको बता दिए। ठीक है, टैक्स सुधार से समितियाँ जो है आपको 2, 4, 5 समितियाँ बताई, ये पाँचों बहुत महत्वपूर्ण है। इन पाँचों समितियों को आप क्या-क्या पॉइंट ध्यान रखना है, पहले तो ईयर, ठीक है, किस ईयर में आई और उसके साथ इसकी रिकमेंडेशन, और ये जो है किससे संबंधित है, तो टैक्स रिफॉर्म सिस्टम से ये संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे योजनाएं फिर से मैं लेकर आया हूँ, चर्चा में रही जो महत्वपूर्ण योजनाएं, टॉप 10 यहाँ पर स्कीम ऐसी हैं जो इसमें फ्रिक्वेंटली यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ साथ मैं बताऊँ कि योजनाओं पर एक कंप्लीट अलग वीडियो बन गई है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको योजना से संबंधित कंप्लीट जो अब तक योजनाएं हैं उन पे बहुत डिटेल क्लास एक ले ली गई है। वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे साथी नहीं देखें उसको जाके एक बार फटाफट से देख डालिएगा। यहाँ पर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को लाए हैं, बहुत ही टू द पॉइंट शॉर्ट में, वहाँ पे हम आपको डिटेल में कराएं, यहाँ पे आपको शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो बता दें फिर से कि योजनाओं में क्या क्या जरूरी है, योजना का नाम, ठीक है, किस ईयर में आया, और उसका जो है क्या फील्ड है, किस लिए आया था, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। सिर्फ 10 योजनाएं यहाँ पर, इन सारे 10 योजनाओं को देख लीजिए। इन्हीं 10 में से वो आपको हो सकता है 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाए। तो पहला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आपका स्टार्ट होता है 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट होता है, और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इसको किया गया था, और साथ साथ इसका टारगेट था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वाला याद रखिए कि जनधन योजना 2014। अगला जो योजना है इसको सीधे से ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये क्या था, 1 मई 2016 को स्टार्ट होता है, और गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए बात की गई थी। तो ये सारी सारी योजनाएं हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहती हैं, और उनका कुछ ना कुछ ईयर कंप्लीट होता रहता है, तो उस पर ये फिर से ये आप देखेंगे न्यूज़ में बनी रहती हैं। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना की बात करेंगे साथियों, कि ये जो स्टार्ट होता है 13 जनवरी 2016 को। आपको बताएं प्रीलिम्स 2023 में 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको सिर्फ योजनाओं पे थे। एक में पूछा था निम्नलिखित में से किसका ईयर जो गलत सम्मिलित है, और एक में जो लाभार्थी को किस किस योजना के लिए स्टार्ट किया गया था,
उसका लक्ष्य क्या था वो पूछ लिया था। तो फसल बीमा योजना 2016 किसानों को जो है फसल नुकसान से बचाने के लिए बीमा सुविधा प्रदान करना, ये टारगेट था इसका। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन क्या था साथियों? तो ये था आपका अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ। देश भर में स्वच्छता सुनिश्चित करना इसका टारगेट था और खुले में शौच से मुक्ति दिलाना, ठीक है। तो डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहा क्योंकि इसका 2.0 वर्जन भी स्टार्ट हुआ। 25 जून 2015 को स्टार्ट होता है और 2022 तक इसका टारगेट रखा गया था कि सभी को किफ़ायती आवास दे दिया जाए। शहरी और ग्रामीण दोनों में ये योजना स्टार्ट हुई थी। एक तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना थी। बहुत ही मतलब एक ग्राउंड लेवल पर अगर देखें इस योजना को, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा जिस भी लेवल पे था, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिला और जो है पुराने झोपड़ी से निकल के लोग पक्के घर में आ पाए। तो ये योजना बहुत हाल फिलहाल चर्चा में है। उसका 2.0 वर्जन भी स्टार्ट किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका ओरिजिनल स्टार्टिंग है 2015। अगला छठवां स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो है 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट होता है। बालिकाओं के भविष्य के लिए जो है वित्तीय सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना इसका टारगेट था। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। क्लियर रहेगा यहाँ तक? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला योजना। अगला योजना जो है साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये योजना क्या है, 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट होती है और छोटे और सीमांत किसानों को जो है सालाना 6,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता प्रदान करने की इसमें बात की गई है ना। ये छोटे-छोटे किस्तों में करके 3-4 किस्तों में इसको दिया जाता है और एनुअली जो है पूरा 6,000 रुपया दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में ये स्टार्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है साथियों, अगला पॉइंट देखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ये वाला ध्यान रखिएगा। सितंबर 2018 में स्टार्ट होता है। इसमें क्या किया गया कि गरीब और जो वंचित परिवार उनको 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा को प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये मत देखने लगिएगा कि कौन सी योजना कितना इम्प्लीमेंट हुई, वो आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि योजना कब स्टार्ट हो रही है, आपको परीक्षा पास करना है, ठीक है। तो उसको उस नज़रिए से इसको देखिएगा, क्या सही है क्या गलत है वो आपके विचार है, वो आपके तक रहने चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना 2018 में स्टार्ट हुई और इसका टारगेट जो है ये जो मैंने आपको बता दिया। अगला जो एक इम्पोर्टेंट है मेक इन इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया के बारे में जो बात होती है ये भी चर्चा में रहता है। 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट होता है। ये भारत को जो वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया और रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका टारगेट था, ठीक है। तो मेक इन इंडिया 2014 का भी स्कीम है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला जो स्कीम है, ठीक है, अगला जो स्कीम है आपको बताएं तो देखिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है आपका ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट होती है और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना यहाँ पे इसका लक्ष्य रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लक्ष्य क्या रहता है कि छोटे व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी ये चर्चा में रहा, ठीक है। स्टार्ट 2015 में, क्योंकि इसमें जो योजना की स्कीम थी टारगेट था, उसमें जो कुछ अमाउंट उसको चेंजेस किया गया था, वो फिलहाल आपको बजट वाले में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो कि आपको यहाँ तक सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये अगले नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द क्लासेस सारी आएंगी आपकी, है ना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो बता दें बूस्टर सीरीज के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, बूस्टर सीरीज क्लासेस अवेलेबल है, वो सारी सारी क्लासेस देख डालिएगा। रेगुलर क्लासेस अब उसकी भी आएंगी, लग जाएगा 1 महीना है। अच्छे से तैयारी कीजिए, मैक्सिमम रिविजन कीजिए, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।